नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी आंसू लाइव शो में आप समस्त देशवासियों का स्वागत है। आज एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और इस समय ये मुद्दा पूरे देश में हलचल पैदा किए हुए और दिल्ली में भी तमाम किसान इस मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठे हैं। कई बार सरकार के साथ वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ता विफल रही है। अब इस वार्ता के विफल होने के पीछे क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तमाम सरकार के नुमाइंदे भी लगातार इस मुद्दे को बहस के रूप में लगातार छेड़े हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे साथ भाजपा का बड़ा नाम सीधे जुड़ रहे हैं। भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के आदरणीय संतोष सिंह राजू जी, और इस समय वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं किसान मोर्चा के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले संतोष सिंह राजू जी का स्वागत किया जाए और इसके बाद इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, स्वागत है आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। जी नमस्कार। और मैं एक बार अपने सभी दर्शकों का जो आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं उन सभी को नमस्कार करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आज की तारीख में, आज के दिन इस देश में किसानों को गुमराह करने की एक जो योजना चल रही है, उस विषय पे आपने ये कार्यक्रम रखा और मुझे अवसर दिया कि मैं भी चूँकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपने चूँकि जनपद के किसान मित्रों को, अपने किसान भाइयों को इस विषय पे बता सकूं कि आज ये जो मुद्दा चल रहा है, आज जो हमें गुमराह, किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उस मुद्दे से इस कानून का कोई संबंध नहीं है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं इनके बारे में जरा थोड़ा से विस्तार से चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि ये विषय आपने जो रखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ सीधे संतोष सिंह राजू जी, फतेहपुर का बड़ा नाम है और चूंकि किसानों की समस्याओं को लेकर के इस डिबेट में चर्चा सीधे होगी, तमाम नए लोग मुझसे जुड़ेंगे, लेकिन चूंकि पिछले सप्ताह भी हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर के एक भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह जी, 25 वर्षों से किसानों की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 बिल कानून को वापस लेना चाहिए। बड़ी बहस हुई थी, तमाम लोग सीधे जुड़े थे उस मुद्दे पर। तो मुझे लगा कि अगर विपक्ष की बात हुई तो पक्ष की बात, आखिर ये जो 3 बिल कानून है ये है क्या, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है, बात बन नहीं पा रही है। सरकार के लोग चाह रहे हैं कि इस पर सही कदम उठाए जाएं, जो भी किसान बैठे हैं धरने पे, धरना समाप्त किया जाए। चूँकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके तमाम किसान सीधे जुड़े हुए हैं। तमाम नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आदरणीय संतोष सिंह राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन तमाम वो दर्शक जो इस किसान बिल को लेकर के बराबर सवाल उठाते रहे हैं, अगर कोई सवाल उनका है तो सीधे कमेंट बॉक्स में जा करके और हमारे आज के जो मेहमान हैं संतोष सिंह राजू जी से सवाल पूछ सकते हैं और उनका बेबाकी से संतोष सिंह राजू जी जवाब देंगे। लेकिन जो मेहमान हमारे बीच इस समय जुड़ चुके हैं उनका मैं थोड़ा सा परिचय करा दूँ और इसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच करुणेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है करुणेश जी आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। अतुल दीक्षित अंगद जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अतुल जी आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। रितेश कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं बहुत बढ़िया मुद्दा आज सरकार का पक्ष रखने के लिए जरूरी है। स्वागत है रितेश जी। जतिन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है जतिन जी आपका, लिख रहे हैं बहुत सुंदर। हमारे बीच धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। बड़ी तेजी से लोग हमारे बीच जुड़ते चले जा रहे हैं। सर, तमाम लोग जुड़ेंगे और अपने सवाल भी रखेंगे, लेकिन उसके पहले सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये एमएसपी बार बार आता रहा है, ये एमएसपी है क्या और इससे किसान का क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदे होने वाला है, फिर क्यों इस पर लोग इतना चर्चा कर रहे हैं? थोड़ा इस पर चर्चा हो जाए सर। विवेक जी, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कानून से एमएसपी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पहली बात जी। ये जो 3 कानून बने हैं, पहला एक ऐसा कानून है कि चूँकि मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत से ऐसे किसान संगठन थे, किसान नेता थे जो ये मांग किया करते थे कि नहीं, किसान अपनी फसल को, हम अपनी फसल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेचने का अधिकार मिलना चाहिए हमें। हाँ। तो सरकार ने वो अधिकार दे दिया। एक तो कानून में ये प्रावधान हुआ। दूसरा, एक जो आलू है, प्याज है, तिलहन है, दलहन है, इसके लिए एक आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो एक
यानी एक लिमिट थी, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज़ है कि ये कुल मिलाकर के जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है, हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि किसान करेगा तो इससे किसान का क्या नुकसान होने वाला है। और मैं चूंकि पिछले दिनों राजन सिंह जी को सुन रहा था, हाँ। तो मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से बात करना चाहता था कि भाई साहब, ये आप किसान यूनियन की गाइडलाइन पे आप विरोध कर रहे हैं इस बिल का, कि वास्तव में आपका मन कहता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मुझे अच्छे लगते थे, लगता था कि नहीं, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा मुद्दा था जिसके लिए मैंने बहुत पहले समर्थन किया था। और मेरे मन में एक बार ऐसा हुआ कि ये जो विचार आया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो किसानों के लिए बहुत जरूरी है। अब चूंकि यही 3 मुद्दे हैं जिन पर एमएसपी चूंकि ये मुझे लगता है बहुत अच्छे से नहीं, 1960 या 65 के दशक में, 65 में लगभग, हाँ लगभग 1966 में शायद। एमएसपी क्या है सर? एमएसपी क्या है? एमएसपी का मतलब है सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अच्छा, यानी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं, वो घोषित करती है। हाँ। कि किसान की फसल इससे कम यह समर्थन मूल्य है, इस पे सरकार खरीदेगी और इस दर पे बिकना चाहिए। ठीक है। चूंकि अब भारत का बाजार ज्यादातर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा 5 रुपए किलो, जिसकी एमएसपी 5 रुपए किलो आलू की 5.5 रुपए थी, वो 40 रुपए में बिक गया। तो अब चूंकि मूल्य का निर्धारण ज्यादातर बाजार पर होता है, अब सरकार ने एमएसपी घोषित कर दिया कि जो उस सरकार की अपनी कैपेसिटी है जो खरीदने के लिए, जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए, योजनाओं के लिए, जैसे हमें खाद्यान्न योजनाओं से संबंधित जो भी है, जैसे गरीबों को देना है, 2 रुपए किलो देना है, 3 रुपए किलो देना है, या हमें किसी काम के बदले अनाज की योजना लागू हो गई उस पर देना है, तो उसके लिए सरकार जो भी क्रय करेगी वो उसका अपना रेट है। और जरूरी थोड़ी है कि हम एमएसपी पे ही बेचें। हाँ। हमें यदि एमएसपी, हमें याद है कि कई साल पहले की बात है कि जब गेहूं का उत्पादन कम हुआ या कुछ प्राइवेट कंपनियों ने खरीदना शुरू किया, तो एमएसपी पे बिकना बंद हो गया, चूंकि मार्केट का रेट अधिक हो गया। तो उस समय मुझे याद आ रहा है कि एक जिलाधिकारी महोदय थे, उन्होंने एक ये योजना बना के रखी कि जो कोई भी मैं तो उसे ये कहता था कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा भी किसानों को प्रलोभन दिया जाता था कि यदि आप 100 कुंटल या 200 कुंटल धान, गेहूं के समय की बात है, गेहूं बेच रहे हैं हमारे क्रय केंद्र में, तो आपका एक लाइसेंस कर दिया जाएगा या आपको अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, तमाम ऐसी सुविधाएं। तो एक समय वो भी तो था जब प्राइवेट कंपनियां खरीदने लगी, तो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ लोग गुमराह करते हैं। क्या गुमराह करते हैं कि ये प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी तो ये इसका स्टॉक लगा लेंगी और लोगों को अन्न मिलेगा नहीं, अनाज मिल नहीं पाएगा, तो लोग भूखों मरेंगे। आप जबकि इस कानून को आप पूरी तरह पढ़िए, यदि सब्जी के रेट 2 गुने और अनाज के रेट 1.5 गुने हो गए, तो अपने आप ये कानून खत्म हो जाएगा। फिर आप स्टॉक नहीं रख सकते, वो सब सरकार जब चाहे उसको निकाल सकती है, उसको आप पढ़ेंगे नहीं। एमएसपी पे आप गुमराह कर रहे हैं। कई मित्र हैं, बहुत से ऐसे मित्रों से मेरा संपर्क हुआ, मैंने पूछा कि भाई आपको कैसे लगा कि सरकार एमएसपी खत्म कर रही है, तो कहा नहीं एमएसपी खत्म कर देगी। हमने कहा आखिर इस बिल में, इस कानून में ऐसा कौन सा नियम है, कौन सी लाइन है, कौन से पैराग्राफ पे लिखा हुआ, आप हमें बताइए। जैसे बताओ तो इधर उधर की बात करके टहलाने लगते, और बताते नहीं है कोई भी व्यक्ति नहीं बताने के लिए तैयार है कि नहीं इससे एमएसपी खत्म हो जाए। क्यों एमएसपी खत्म होगी? वित्त मंत्रालय से एमएसपी के लिए, अनाज खरीद के लिए, सरकारी दर पर जो अनाज खरीदा जाएगा उसके लिए बजट रखा गया है, और फिर भी आप सशंकित हैं। आप सशंकित नहीं हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। यद्यपि किसान गुमराह नहीं है, मैं नहीं मानता किसान गुमराह है। और मैंने विवेक जी बहुत पहले भी कहा था, आप दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी हो, उन्होंने भी इस बिल का स्वागत किया था कि अब किसान आजाद हुआ, किसानों को आजादी मिली, तो क्या अब कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आप अचानक इस बिल के विरोध में आ गए? मैं जो पंजाब से लोग आए हुए हैं उनके बारे में सिर्फ इतना मैंने बहुत पहले कहा था कि आप उनकी जरा से वहाँ भाषा, भाव, भंगिमा देख लीजिएगा, और उनके जो आचार विचार और जो आचरण है वो किसानों जैसे नहीं लगते। वो कहते हैं सरजिल इमाम को रिहा करिए, वो कहते हैं उसको क्या नाम है, वो जो जामिया का एक, अरे नाम भूल रहे हैं उसका, जो
दिल्ली दंगों में जिसका हाथ था उसको रिहा करिए। हमारे किसान कभी इस तरह की मांग करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक साजिश रची जा रही है। और जिस तरह से निरंतर विपक्ष लगातार पिछले कई वर्षों से, 6 वर्षों से, जिस दिन माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसी दिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसके पेट में मरोड़ शुरू हो गई और उसे लगा कि एक चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री जब वो माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो तब भी उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र लोग रचते थे और निरंतर इनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और विवेक जी, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ इन विपक्षियों को कि आपके षड्यंत्र ये सफल नहीं होंगे। इस देश के अंदर 15 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं और आप ये 10, 20, 25 हजार, और मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि ये जो दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा से बैठे हुए लोग हैं, यदि इनकी आइडेंटिटी की जांच कराई जाए, यदि इनके आधार कार्ड के माध्यम से या इनकी खेती की जांच कराई जाए तो इसमें 90% लोग आढ़ती हैं, व्यापारी हैं, बिचौलिए हैं। हो सकता है कि इनके गुमराह करने में 10% किसान वहां पर बैठ गए हों। और मैं सुनता रहता हूं आदरणीय राकेश टिकैत जी को, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये समझ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमें विरोध करना है कि समर्थन करना है। कभी कभी ऐसा भी लगता है। चलिए परिस्थितियों में चलिए सर, आपकी बात को फिर से तमाम नए दर्शक जुड़ चुके हैं और बड़ी तेजी से लोगों ने सवाल की झड़ी लगा दिया है। जरा सा उनका परिचय हो जाए, आपकी बात को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच सीधे राजकुमार सिंह गौतम जी जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। आप लिख रहे हैं धान 1000 रुपए कुंटल क्यों बिक रहा है, इसका जवाब चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक तो स्पष्ट करना चाहते हैं हम कि इस किसान बिल से और धान के कम रेट से एक भी प्रतिशत का कोई संबंध नहीं है। पहले तो आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं और शायद हमारी आपकी बात भी हुई थी कि धान में कुछ फतेहपुर जनपद में कुछ ऐसी निजी तौर पर परिस्थितियां जो बनी हैं उनके कारण से केवल फतेहपुर और 2-3 जनपदों की स्थितियां बिगड़ी हैं। और चूंकि वो जो स्थितियां जिन कारणों से उन जो स्थितियां बिगड़ी हैं, आप विश्वास कीजिएगा, चाहे वो डिप्टी आरएमओ हो और चाहे वो केंद्र प्रभारी हो, आप विश्वास कीजिएगा कि किसानों से संबंधित यदि कोई भी गुनहगार है तो बचने नहीं पाएगा। और जो डिप्टी आरएमओ का भी जो यहाँ पर रोल रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ इस अधिकारी की। और कहीं ना कहीं ये लोग विपक्षियों से मिल करके सरकार के खिलाफ एक कुचक्र और साजिश रचने का काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस किसान बिल से और धान के कम रेट होने से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। ये एक तात्कालिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण बाजार में थोड़ा से धान का रेट कम होगा। जी चलिए, हमारे बीच अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है अरविंद जी आपका। हमारे बीच अमित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। विनय तिवारी सभा सदस्य लाइन के जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। जतिन द्विवेदी जी लिख रहे हैं धान खरीदी में किसान बहुत परेशान है। सर, मैं जतिन जी का सवाल है। हाँ। जतिन जी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सही है कि कुछ जगहों पर धान क्रय केंद्रों पर कुछ स्थितियां थोड़ा से बिगड़ी हुई हैं। और मुझे पता भी है कि ये जो संबंधित अधिकारी हैं उनमें से कुछ तो मुझे कभी कभी शक होता है कि ये शायद विपक्षियों के साथ मिल गया है और ये साजिश रच रहे हैं ये लोग। कुछ केंद्र प्रभारी हैं, कुछ और हमारे अपने जो कुछ अधिकारी हैं उनकी कमी से, और शायद एक बार फिर विश्वास दिलाते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं रडार पे हैं। आने वाले दिनों में क्योंकि ये किसी भी कीमत पर बचने नहीं पाएंगे, इस बात का आप विश्वास रखिए। और किसान के साथ जो भी गलत करेगा वो अधिकारी, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर हाल में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम मानते हैं कि थोड़ा सा धान खरीद में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है और थोड़ी सी हुई, किन्हीं किन्हीं केंद्रों पर स्थितियाँ बिगड़ी हैं। बाकी धान खरीद चल रही है, थोड़ा सा सुचारू रूप से हो रही है, क्योंकि धान की उपज भी थोड़ा इस वर्ष अधिक हुई है। और वैसे भी 70% किसानों की जो फसल होती है 60% वो बाजार में बिकती है, 30 से 40% ही
धान खरीदी या गेहूं की खरीद जो है क्रय केंद्रों पे वो सरकार करती है। तो कुछ थोड़ी सी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, ये हम मानते हैं, थोड़ी सी किन्हीं कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां परिस्थितियां बिगड़ी हैं और उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है मेरी नज़र में है, मैंने स्पष्ट नाम लिया है और उनको भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाहे जितने बड़े आप अधिकारी हों, आने वाले दिनों में आपके साथ वही व्यवहार होगा जो इस जनपद में गेहूं खरीद को लेकर के एक बड़े अधिकारी के साथ हुआ था। चलिए। समझ में नहीं आया था और कब वो सस्पेंड हो गए। चलिए आपके साथ भी वही होने वाला है। बिल्कुल बड़ी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तमाम वो लोग जो धान खरीद में खेल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दयालु दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। अतुल दीक्षित अंगा जी लिख रहे हैं, भैया मैं अपना 20 कुंटल धान किशनपुर एमआई महोदय के पास बुलाने गया था। जैसा सरकार का निर्देश है कि छोटे किसानों का धान पहले खरीदा जाए। एमआई राजेंद्र कुमार जी, मुझे नहीं लगता है कि गड़बड़ हो रहे हैं, यह सब सरकार को बदनाम करने का काम है। नगर अध्यक्ष हैं ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये सही है कि थोड़ा से मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अधिकारियों की थोड़ा से हीला हवाली या इसे मैं तो मक्कारी कहता हूँ और ऐसे अधिकारियों को एक बार मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ और एक आध्यात्मिक बात भी बताना चाहते हैं हम कि ये किसान, यदि किसान की बद्दुआ और हाय लगेगी तो आप कहीं के रहेंगे नहीं। क्या बात, बस इतना याद रखिएगा, किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। माननीय मोदी जी हों चाहे माननीय योगी जी हों, उनका एक ही लक्ष्य है, हमारी सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से एन केन प्रकार सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि किसान हमारा सुखी और संतुष्ट रहे। क्या बात है सर। हमारे बीच प्रसून तिवारी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। अतुल दीक्षित लिख रहे हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया जो आप किसानों की समस्या को सदा उठाते हैं। थैंक यू सर। गुड्डू मोदनवाल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है गुड्डू जी आपका। विजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। आदित्य दुबे जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आदित्य जी। अमरीश गुप्ता जी लिख रहे हैं, इस संवेदनशील व महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए विवेक जी व संतोष भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। अभिषेक त्रिपाठी जी जुड़े, आपका भी स्वागत है। विनय तिवारी सभासद लिख रहे हैं, बड़े भाई को नमस्कार। बड़े भाई एक बात बताइए, जब किसान यह कह रहे हैं कि एमएफपी से नीचे खरीदने वाले बिचौलियों के ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए जिसमें सजा का भी प्रावधान हो, तो इसमें सरकार को इसमें क्या दिक्कत हो रही है? एमएसपी का वो एमएसपी है, आपका कहने का मतलब एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही है। आदरणीय तिवारी विनय जी ये सही है कि एमएसपी पे कानून बनाने की बात किसान कर रहे हैं, लेकिन ये एक व्यवहारिक में मुझे ऐसा लगता है, चूंकि मैंने जो थोड़ा सा समझा है, यद्यपि मैं नहीं कहता कि मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने जो कुछ अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ा, जो अर्थशास्त्र के बारे में मुझे थोड़ा सा विज्ञान है, क्योंकि जो बाजार का जो नियम है, बाजार अपने नियम से ही चलेगी, पूर्ति और के साथ साथ खरीदारी के लिए भी। कहीं ऐसा ना हो कि एमएसपी पे हम सरकार आप कानून बनवा लें और सरकार कानून ही बना दे और एमएसपी पे चूंकि जो भी अनाज पैदा होता है वो सब सरकार नहीं खरीद पाती, ये सत्य है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कानून बना दें और जो व्यापारी हैं, जो अन्य लोग हैं, जो मिलर्स हैं, वो भी खरीदना बंद कर दे। तो इसके लिए जो मुझे ऐसा लगता है अब सक्षम जो चूंकि शीर्ष नेतृत्व सक्षम है, वो जो भी निर्णय लेगा वो हम सब मान्य है सब किसानों के लिए। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ आप सबसे कि ये आंदोलन किसानों के नाम पर चल रहा है, इस पे यानी 50 से 60 हजार या 1 लाख किसान इस देश के 14 करोड़ किसानों का भविष्य नहीं तय कर सकते। लेकिन सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, लगातार मुझे लगता है 1 महीना होने को आया है, हो सकता है 1 महीना से ज़्यादा भी हो रहा है, लगातार ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को गति भी दे रहे हैं तमाम लोग, हरियाणा पंजाब के किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं। बार बार सरकार अपने 3 बिल पे चर्चा कर रही है कि ये किसानों के फायदे के लिए, और किसान कह रहे हैं कि हमको नुकसान है, इस बिल को हमको चाहिए ही नहीं, इसको वापस लेना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी बात ये तो सरकार कह नहीं पा रही है, तो किसान समझ नहीं पा रहा। सर विवेक जी,
चूँकि वहाँ जो बैठे हुए लोग जो किसान नेता हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ। उन्हीं को समझ में आया है ये बिल है क्या। अच्छा। और शायद उनको लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। अच्छा। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक चीज़ ये पूछता हूँ कि यदि किसान अपनी फसल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेचने का उसको अधिकार है, वो कहीं भी ले जा करके बेच सकता है, तो इसमें किसान का नुकसान कहाँ, पहली बात। दूसरी चीज़ मैं यही कोट करना चाहता हूँ और मैं पूरे पते के साथ बताना चाहता हूँ। हमारे साथ एक किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी, यही महराहा गांव के रहने वाले हैं। यद्यपि वो चूँकि खेती में पूरी तरह से, और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से लगभग 100-150 बीघे खेती लेकर के वो खेती कर रहे हैं। हाँ। ये एक रोटी चौराहा से थोड़ा सा पड़ेगा, आगे बाएं हाथ दाहिने हाथ पड़ेगा, वहीं जी। जहानाबाद विधानसभा की बात है। हाँ। अब उन्होंने खुद मुझसे बताया कि अध्यक्ष जी, इस कानून के बनने के बाद मेरा इस वर्ष 40,000 रुपये मंडी शुल्क का बचा। हाँ। मंडी शुल्क। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जब भी किसान का अनाज व्यापारी खरीद करके किसी मिल में ले जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी को, और उस मिल वो बेच मिल में रहा है, ये तो सीधे मिल में लेके जा रहा है ना, और मंडी शुल्क की रसीद वहाँ कट करके किसान से, अब सरकार ने कहा आप मंडी में नहीं बेचेंगे तो आपको मंडी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। इसमें किसान का कौन सा नुकसान है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, आपने कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्या इस कानून में कहीं लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाए? जहाँ लिखा हो आप बताइए। और सरकार भी चाहती है कि आप यदि कोई भी बात करें तो आप तथ्यों के साथ बात करिए। हाँ, बड़ी बात, बिल्कुल। विपक्षी नेताओं को विपक्षी, और मैं जो विपक्षी नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये इस समय ये जो देश का माहौल है, वो विपक्षी नेता नहीं बनना चाहते, वो अंध विरोधी बनना चाहते। वो माननीय मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के अंध विरोधी हैं। उन्हें विरोध करना ही करना है, कोई भी अच्छा से अच्छा काम कर दीजिएगा। हाँ। उनका लक्ष्य है विरोध करना। अब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो किसान सम्मान निधि के बारे में, ऐसा लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जी का बयान आया था, मैं इससे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, उन्होंने कहा ये तो किसानों का अपमान है। अरे अपमान तो उस समय था राहुल जी, जब 58 साल तक शासन करने के बाद भी किसानों को 5,000 रुपये, 50 बीघे का कोई जमींदार बड़ा से बड़ा 100 बीघे का किसान रहता था, उसको 5,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड या क्रॉप लोन से नहीं मिलता था, और बैंक से धक्के मार के निकाल दिया जाता था। हमारी सरकार ने किया है कि वो 25 से 30,000, 40,000 रुपये प्रति बीघे आपको बैंक ऋण देने के लिए तैयार है। और जब ये हमारी सरकार ने, पिछली सरकार माननीय अटल जी की सरकार ने जब व्यवस्था की थी, तब भी इन अंध विरोधियों के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया किसानों के बीच में कि सारी ज़मीनें बैंकों की हो जाएंगी, इन पर पूंजीपतियों का आधिपत्य हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? मैं पूछता हूँ, जो भी हमारे दर्शक हैं, आप बताइए क्या ऐसा हुआ है? और उस किसान क्रेडिट कार्ड के दम पर हमारी पार्टी ने, मुझे तो गर्व है कि हमारी सरकार ने किसानों को इन साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने का 90% से अधिक किसान आज साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गया है। और उसकी जो योजना बनी, उसके लिए जो सोच रखी हमारी सरकार ने रखी, इसके लिए उस समय भी यही कहते थे। आज एमएसपी पे कह रहे हैं आप भ्रम फैलाइए, इस देश का किसान सुनने वाला नहीं है। चलिए सर, बहुत से सवाल नए आ गए हैं, बात चर्चा चल रही है। रज्जू भैया जुड़े हुए लिख रहे हैं, बहुत सुंदर विवेक जी और संतोष जी, थैंक यू सर। हमारे बीच हरप्रीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अमरीश गुप्ता जी लिख रहे हैं, समस्या यह है कि नई कृषि नीति का विरोध करने वालों ने अभी तक कृषि नीति ही नहीं पढ़ी, बस केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। जी, बड़ी बात। विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। अमरीश गुप्ता जी लिख रहे हैं, किसान विरोध के नाम पर वही विरोध कर रहे हैं जो शाहीन बाग को सफल नहीं कर पाए। किसान कभी खालिस्तान समर्थकों के पोस्टर नहीं लगाते, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते। जी, हो सकता है। दयालु दीक्षित जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भाई साहब, थैंक यू सर। विनोद कुमार जी लिख रहे हैं, विवेक भैया जय जय। नागेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका आखिरी 800 में लिख रहे हैं, विवेक भाई नमस्कार। धान की समस्या को ठीक भी तो किया जा सकता है सर, संतोष जी ने कह दिया। लेकिन आपके सवाल पर एक बार फिर मैं संतोष जिसने ये सीधे जुड़ूंगा सर, धान की समस्या को ठीक भी किया जा सकता है। धान की समस्या मैं पहले भी वैसा बता चुका हूँ कि कुछ केंद्रों पर यह समस्या है, और सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहा है कि हमारा कोई भी केंद्र ऐसा न रहे जहाँ पे क्रय में किसानों से धान खरीदने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो। हाँ, थोड़ा से
वही पुरानी बात फिर पिछली बात सर इस पे बता रहा वार्ता हूँ। करिए ना, आला अधिकारियों से हाँ, सही वार्ता करके इन लोगों की वो वहाँ कुछ थोड़ा से मानते हैं, कुछ चूक हुई है, कुछ थोड़ा से गलतियां हुई हैं, और उनको हिदायत दीजिए अति सर। विश्वास में ऐसा हुआ है, देखते हैं। और अभी जो क्रय केंद्र चल रहे हैं, जो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि यह समस्या होने न पाए। हम आपकी बात से सहमत हैं कि किन्हीं कुछ एक दो केंद्र हैं जहां पर यह समस्या। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच मनीष पटेल जुड़ चुके हैं, स्वागत है मनीष जी। मनीष जी लगातार धरना दे रहे हैं, फतेहपुर में धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं ये धरना तब तक चलेगा जब तक दिल्ली में धरना समाप्त नहीं होता। मनीष जी लिख रहे हैं भैया किसी भी गांव में जाकर पूछें। इसके बाद मनीष जी आपका सवाल कट गया, पूरा सवाल आपने नहीं लिखा, फिर से लिखिए तो आपके सवाल को पढ़ते हैं। अच्छा, सचिन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। मनीष जी लिख रहे हैं सिर्फ हवा हवाई है। मुझे लगता है किसान बिल के बारे में ही कहना चाह रहे हैं मनीष पटेल जी। रितेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, मनीष पटेल जी लिख रहे हैं हवा हवाई मानते हैं, वो हवा हवाई है, हम मानते हैं उनकी बात को वो हवा हवाई है। उन्होंने किसान बिल का अध्ययन नहीं किया, किसान बिल के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं की, और वो खुद कह रहे हैं कि उनका धरना तब तक चलेगा जब तक दिल्ली में चलेगा। इसका मतलब वो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, वो दिल्ली को देख करके कर रहे हैं, जो वो अंध विरोधी वहाँ बैठे हुए हैं उनके समर्थन में कर रहे हैं। इसलिए मनीष जी आप पहले खुद इसका अध्ययन करिए, खुद समझिए, इसके बाद इस धरने को आगे बढ़ाइए। नहीं, मेरा आपसे अनुरोध है कि याद रखना कि आने वाली किसानों की पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगी। यदि किसान इस बिल के माध्यम से आज़ाद हो रहा है, अपने आप को स्वतंत्र कर रहा है, उसे अपना हक मिल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हो, चाहे जिस तरीके से हो, और यदि वो आज़ाद हो रहा है, तमाम उसको सुविधाएं मिल रही हैं, वो अपने आप को जो ये कानून के बंधनों से मुक्त पा रहा है, और आप इस तरह यदि इस कानून का विरोध करेंगे और किसानों को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है मनीष जी, आप उठा करके देख लीजिएगा। चूँकि जो भी ये आंदोलन हो रहे हैं ये किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहे हैं। जो किसान है वो किसान दूर हो गए, किसानों को लगता है कि हमें गुमराह कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी कहा और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा के जो भी किसान बैठे हुए हैं, मैंने 1 महीने पहले लिखा था कि उनमें 90% से अधिक आढ़तियाँ हैं, बिचौलियाँ हैं, उन मंडियों में काम करने वाले मजदूर हैं, सच में किसान नहीं है। चलिए, और कुछ खालिस्तान समर्थक हैं और कुछ शाहीन बाग के लोग घुस गए वहाँ पर जा करके किसानों के चेहरे ओढ़ करके। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो शाहीन बाग पे हार गए वो किसान के चेहरे में आके किसान का चेहरा लगा के फिर से एक बार अंध विरोधी बन करके चलिए सर, तमाम सवाल नए आ चुके हैं। हमारे बीच अमरीश गुप्ता जी लिख रहे हैं क्रय केंद्रों में धान खरीद तो किसानों की ही हो रही है, समस्या कृषि नीति की नहीं, जिम्मेदारों की नीयत पर है। आदित्य दुबे जी लिख रहे हैं विवेक जी उत्तर दीर्घत्र न प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ओके, चलिए नितिन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है नितिन जी। मनीष पटेल जी लिख रहे हैं एमएसपी, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा मनीष जी। एमएसपी गैर नीति का कानून क्यों नहीं बन रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी है। आदित्य दुबे जी लिख रहे हैं, विनय तिवारी लिख रहे हैं विवेक भाई अभी हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं आया है। अमित यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। रितेश कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं मनीष भाई सरकार हर बार किसानों को बुलाती है और उस पर बैठक करती है, पर किसान जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ कानून बिल को वापस करने की मांग करते हैं। विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है यश जी। आचार्य अजीत राज जी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच भीम सिंह जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। हमारे बीच खुशनूर मिर्जा लिख रहे हैं ये महोदय जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जब हर चीज़ का दाम प्रोडक्शन से फिक्स हो जाता है तो सिर्फ किसान के प्रोडक्ट का दाम क्यों नहीं फिक्स है। एमएसपी रिटेन में देने में इस सरकार को क्या आपत्ति है सर। चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर वही बात आ गई कि एमएसपी एमएसपी एमएसपी। इसका जवाब मैं इसके पहले दे चुका हूँ कि हमारे जो बाजार का जो नियम है, मांग और आपूर्ति दोनों पे दर निर्धारित होते हैं, भाव आते हैं जी। तो क्या आप चाहते हैं कि 5 रुपए किलो का जो एमएसपी है आलू का वो 5 रुपए में बिके, वो 20 रुपए में नहीं बिकना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि जो 18 रुपए किलो 1868 रुपए का धान है वो 2000 में नहीं बिकना चाहिए। तो मैं इस पर बहुत अधिक कमेंट नहीं करना चाहता, ना कुछ इस पर बोलना चाहता हूं, चूंकि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का और हमारी सरकार का निर्णय है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ में आया था वो मैं पहले बता चुका हूं। चलिए, तमाम नए प्रश्न आ रहे हैं, बहुत तेजी से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे बीच मनोज द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है मनोज जी आपका अखियांशु लाइव शो में।
हमारे बीच नागेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, संतोष जी हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ने ये भी कहा था किसानों के लिए हम अच्छा काम करेंगे, जब किसान इस बिल के लिए नहीं तैयार तो क्यों ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। चलिए साहब आपका जवाब अभी आगे देते हैं संतोष जी। भाई साहब फिर मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। चंद भर मुट्ठी भर लोग इस देश के 14 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते। और अगर इन लोगों को लगता है कि इस बिल में ये खामियां हैं तो मुद्दे पर जाकर के सरकार के साथ बात कर सकते हैं। सरकार निरंतर अपने दरवाजे खोल दिए हो और बैठी हुई इंतजार कर रही है कि आप आइए, लेकिन आपका मतलब इन जो अंध विरोधियों का ये नहीं चलेगा कि केवल कानून वापस हो। कानून वापस होने के लिए आपको तर्क सहित बताना होगा। आप मुद्दों के साथ आइए कि इस कानून से किसानों का यह नुकसान है, इससे यह नुकसान है, इससे यह नुकसान है। तीनों कानूनों पर आपको अपनी आपकी राय नहीं, आपको तर्क सहित बताना होगा। और जो इन अंध विरोधियों के पास किसी भी कीमत पे है ही नहीं। मैं तो खुद अपने से मानता हूँ, बहुत बड़े अपने आप को सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं बहुत लोग कि ये हो जाएगा, पूछते भैया 2 खामियां आप लिख दीजिएगा, कोई नहीं मिला। और उल्टा पूछते हैं कि आप इसकी 2 खूबियां लिख दीजिएगा। तो मैं खूबियां नहीं, मैं तो बहुत सारी खूबियां हैं, लिखूं क्या। अरे हमारा किसान आज़ाद हो गया, अपनी फसल को कहीं भी बेचेगा जा करके। जो इनके तिलहन दलहन आलू सब्जी प्याज इसके जो स्टॉक की एक सीमा थी उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया, खरीदिए। ये क्या तरीका है कि सीजन पे 1 रुपये किलो आलू प्याज कोई पूछने वाला नहीं है और गैर सीजन पे 20 रुपये 40 रुपये खरीदते हैं। क्या हम स्टॉक सरकार कहती है कि आप स्टॉक रखिए, हमें सीजन पे भी 10 रुपये में बिकना चाहिए और जब उपभोक्ता को ज़रूरत पड़े तो उपभोक्ता को भी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। और ये क्या है कि जब किसान बेचता है तो 1 रुपये, और चूँकि उसकी एक सीमा है, उसका भंडारण अधिक मात्रा में लोग कर नहीं सकते, हमने ख़त्म कर दिया, हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया। और रही बात इस पर जो लोग कहते हैं कि अब चूँकि इस देश के अंदर एक जो माहौल बना है, लोग केवल अडानी अंबानी और बाबा रामदेव का ही नाम लेते हैं। वो नहीं चाहते। क्या किसी ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का नाम लिया है? क्या किसी ने चाइना का नाम लिया है? हजारों कंपनियां जो विदेश की चल रही हैं, ये लोग चाहते हैं कि इस देश की कोई भी कंपनी आगे बढ़ने न पाए। और इसी तरह से विदेशी कंपनियों के माध्यम से जो इन्होंने 60 वर्षों में जो अपने शासनकाल में इस देश को लुटवाने का काम किया है, ये चाहते हैं यही देश के लोग कुछ करने न पाए। तो बार बार वो अडानी और अंबानी के नाम से मैं बताना चाहता हूँ, वोडाफोन हो चाहे अन्य नेटवर्क हो, जियो के आने के पहले आप जितने में 1 महीने बात करते थे उतना 1 दिन का लोगों का होता था किराया, उस रिचार्ज भूल गए आप लोग। किसानों के लिए आप क्यों विरोध, किसानों के नाम पे आप अडानी अंबानी ये विरोध करना शुरू कर दिए। और अडानी अंबानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं पैदा हुए, वो इंदिरा गांधी जी के साथ भी धीरू भाई अंबानी लंच करते थे, उनके साथ भी डिनर करते थे, उनके साथ भी वो काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो किसान, गांव गरीब किसान के पक्ष में है। उसके बाद वो दूसरे मुद्दों पे बात करेगी। चलिए, बड़ी तेजी से लोगों के सवाल आए और उस पर लगातार चर्चा भी बड़ी तेजी से हुई। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन जाते जाते अलीगढ़ से अनुज राघव जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। भाजपा सरकार में अगर मिल रहा है तब आप जन जन तक पहुंचने में असफल हुए हैं। किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। भाजपा सरकार में अगर मिल रहा है तब आप जन जन तक पहुंचने में असफल हुए हैं। सर समझ नहीं पा रहा हूं क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्णूर मिर्जा लिख रहे हैं, ये महोदय जी से पूछिए चीन का कॉफिन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। ये महोदय जी से पूछिए चीन का कॉफोन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं आप दोनों को नमस्कार। महेश पटेल जी लिख रहे हैं, इससे तो निश्चित होता है कि आप लोग अडानी और अंबानी के समर्थक जियो का प्रचार कर रहे हैं। आप अरे करना है तो BSNL का करिए। चलिए, तमाम सवाल हो गए। जाते जाते चूँकि घड़ी की सुइयां बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुकी हैं, मैं संतोष जी से चाहूँगा कि सर किसानों के लिए कोई खास संदेश। मैं अपने किसान भाइयों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ, मित्रों, इन अंध विरोधी राजनीतिक दलों, आढ़तियों, मंडी के बिचौलियों के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास कीजिए, माननीय मोदी जी के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो किसान, गांव गरीब के अहित में हो।
जिससे उस किसानों का हित हो। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इन अंध विरोधियों को जो भी ये कर रहे हैं करने दीजिए। आप अपनी फसल बोइए, आप अपने काम करिए, खेती किसानी के काम निपटाते रहिए और इन अंध विरोधियों को समय आने पर सबक भी सिखाने की योजना बनाते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता संतोष सिंह राजू जी, जो लगातार हमारे बीच जो भी दर्शक आए उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।